क्लास 10 अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास और अपादान तत्पुरुष समास बता दिया था। तो अपादान तत्पुरुष समास में देखिए से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में है। ठीक, कर्महीन, कर्म से हीन मतलब उसके पास कर्म नहीं है। पदच्युत, पद से च्युत यानी पद से उसे हटा दिया गया है, वो पद में नहीं है। कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त। विद्याहीन, विद्या से हीन। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन। धनहीन, धन से हीन मतलब उसके पास धन नहीं है। तो अलग होने के अर्थ में जब से का प्रयोग करते हैं तो वो हो जाता है अपदान तत्पुरुष समास। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। भूख मरा, भूख से मरा। घर निकाला, घर से निकाला। तो जब आपको ये दिया जाएगा पेपर में तो आप इसका समस्त पद का विग्रह इस प्रकार लिखेंगे और भेद क्या लिखेंगे? लिखेंगे अपदान तत्पुरुष समास। अब आते हैं संबंध तत्पुरुष समास। राजकुमार, राजा का कुमार। राजपुत्र, राजा का पुत्र। जीवन साथी, जीवन का साथी। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति का भवन। सिर दर्द, सिर का दर्द। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। प्राणनाथ, प्राणों का नाथ। तो ये जो पूर्व पद है इसके साथ उत्तर पद का संबंध बताया गया है। ठीक है, इस पूर्व पद को हम गौण कहेंगे, छोटा कहेंगे, और उत्तर पद को हम बड़ा कहेंगे और साथ ही साथ प्रधान कहेंगे। और इन दोनों के बीच में ये है विभक्ति चिन्ह जो संबंध बता रहा है। प्राणों का संबंध नाथ के साथ बता रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। मातृभक्ति, मातृ की भक्ति। प्रसंगानुसार, प्रसंग के अनुसार। गृह स्वामी, ग्रह का स्वामी। कवि गोष्ठी, कवियों की गोष्ठी। ग्राम पंचायत, ग्राम की पंचायत। कनक घट, कनक का घट। सेना नायक, सेना का नायक। उद्योगपति, उद्योग का पति। तो इस प्रकार आपने देखा यहाँ पे संबंध बताया गया है का के की संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, ये बहुत आसान होता है। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसका चिन्ह है में और पर। जग बीती, जग पर बीती। शरणागत, शरण में आगत। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। कला निपुण, कला में निपुण। व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल। दानवीर, दान में वीर। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। पूर्व पद गौण है, उत्तर पद प्रधान है और ये गौण नहीं होता, इसे बड़ा माना जाता है, लेकिन पूर्व पद को हमेशा गौण माना जाता है। इन दोनों को जोड़ने वाला विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह के अनुसार यह है अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, सिर दर्द, सिर में दर्द। सरसिज, सरसी यानी कि सरोवर में उत्पन्न। देशाटन, देश में अटन। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। पूर्व पद गौण, उत्तर पद प्रधान। ठीक है, और इसमें कारक के चिन्ह क्या है? पर। कौन सा समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। आप बीती, अपने आप पर बीती। रन कौशल, रन में कौशल। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। जग बीती, जग में बीती। ग्राम वास, ग्राम में वास। ठीक है, अब आ जाते हैं कारकीय संबंध रहित समास, जिसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए इसे हम अकारकीय समास भी कहते हैं। इस वर्ग में आने वाले समासों के बीच में कोई भी कारक संबंध नहीं होता, कारक के चिन्ह नहीं होता। विग्रह करते समय समस्त पद के दोनों पदों के बीच कोई भी कारक के चिन्ह नहीं जुड़ा हुआ होता है। जैसा ऊपर बताया गया, इस वर्ग में आने वाले समास जो हैं वो नए तत्पुरुष, कर्मधारय तथा द्विगु समास होते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नए तत्पुरुष समास। इसमें भी पूर्व पद गौण, उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता है। कारकीय संबंध रहित जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद कोई निषेधवाची शब्द होता है उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। नए तत्पुरुष समास में निषेधवाची शब्द का प्रयोग होता है। निषेधवाची क्या है? न या नहीं। ठीक है, न या नहीं इसका प्रयोग होता है, उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। इन समासों का विग्रह करते समय निषेधवाची पूर्व पद के स्थान पर न शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे नास्तिक, न आस्तिक। अधर्म, न धर्म। अनिच्छा, न इच्छा। देखिए अन्य उदाहरण,
समस्त पद असत्य न सत्य, अयोग्य ना योग्य, अनपढ़ ना पढ़ा, अनिच्छा ना इच्छा, असंभव ना संभव, अधर्म न धर्म। मतलब सत्य नहीं है, योग्य नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं है, इच्छा नहीं है, संभव नहीं है, धर्म नहीं है। तो नहीं है का प्रयोग करते हैं, कौन सा समास हो गया? नए तत्पुरुष समास। ये भी बहुत आसान है। अनाथ न नाथ, अनाथ नहीं, नाथ इसका कोई नहीं है। अनहोनी होनी नहीं है, न होनी। अपठित पठित नहीं है, न पठित। असफल न सफल, अमर न मर, अनुदार न उदर। मतलब उदार नहीं है, यहाँ पे अ की मात्रा छूटी हुई है इसलिए आप लगा लीजिएगा, उदार नहीं है। अब आ जाएंगे कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास के बारे में पहले निम्नलिखित बातें आप समझ लीजिए कि कर्मधारय समास का पूर्व पद गौण, उत्तर पद प्रधान होता है। ये सबसे पहला ही मैंने आपको बता दिया था, अभी पहला भेद चल रहा है। इस समास के दोनों पद या तो विशेषण विशेष्य होते हैं या उपमान उपमेय होते हैं। वस्तुतः उपमान भी विशेषण का कार्य करता है और उपमेय विशेष्य का। मतलब उपमान जो हो वो विशेषण का ही कार्य करता है और उपमेय क्या करता है? वो विशेष का ही कार्य करता है। विशेषण विशेष्य वाले कर्मधारय समासों का विग्रह करते समय विशेषण के साथ जो पद जोड़कर विशेष्य को स्पष्ट किया जाता है, जो विशेषण है उसमें विशेष वाले जो कर्मधारय समास है उसमें क्या होता है, उसका विग्रह करते समय हम विशेषण के साथ जुड़ा हुआ जो पद है उसे जोड़कर विशेष्य को स्पष्ट कर देते हैं। जैसे कि महात्मा, महान है जो आत्मा। तो यहाँ पे देखिए ये विशेष्य है, ठीक है, इसके बारे में ये विशेषता बताई गई है, ठीक है। तो हम इसको इसके साथ जोड़कर बताते हैं कि आत्मा जो है वो महान है, यानी कि महान है जो आत्मा, ठीक है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। यहाँ पे देखिए विशेषण विशेष्य। इसी तरह हो जाएगा उपमान उपमेय, ठीक है। उपमान उपमेय, उपमान उपमेय वाले कर्मधारय समासों का विग्रह उपमा अलंकार के रूप में यानी कि उदाहरण देने के लिए किया जाता है। जैसे कि चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है, ठीक है। तो यहाँ पे विशेषता क्या है? वो चंद्रमा के समान है और विशेष्य क्या है? वो मुख है, ठीक है। तो भुज दंड, दंड के समान भुजा। तो किसके समान भुजा है? दंड, यानी विशेषता क्या है? दंड और विशेष्य क्या है? भुजा, भुजा, ठीक है। उपमान उपमेय वाले कर्मधारय समासों के उदाहरण में पूर्व पद के स्थान पर उपमान भी आ सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये उपमेय जो है वो उपमान के स्थान पर और उपमान जो है उपमेय के स्थान में भी आ सकता है। यदि उपमेय पहले आया है तो दूसरा पद उपमान हो जाएगा। जैसे कि मृग लोचन, मृग है उपमान पूर्व पद के, लोचन उपमेय है तथा नरसिंह, सिंह उपमान उत्तर पद है, के समान नर उपमेय पूर्व पद है। मतलब मृग के समान में आँखें हैं, आँखें किसके समान है? मृग के समान है। तो ये हो जाएगा उपमान, यानी कि जो विशेषता है वो बताई जा रही है किसके समान है? मृग के समान है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? लोचन की, यानी कि आँखों की, यानी कि ये विशेष्य यानी कि उपमेय है, ठीक है। आइए अब कर्मधारय समास के दोनों प्रकार के उदाहरण देखते हैं। तो आपको दोनों प्रकार के उदाहरण को आज मैं इसमें बताऊंगी। तो सबसे पहले हम विशेषण विशेष संबंध वाले कर्मधारय समास को पढ़ेंगे, उसके बाद उपमान उपमेय उपमेय उपमान, ठीक है। नील गाय, विशेषण विशेष, ध्यान रखिएगा, नीला रंग विशेषण है, किसके बारे में बताया गया है? गाय के बारे में, ये विशेष है। समस्त पद क्या बन जाएगा? नील गाय। महा आत्मा, महात्मा। भला मानस, भला मानस। महादेव, महादेव। पर नारी। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम। अब इसका विग्रह कैसे लिखेंगे? जब हम इसको विग्रह करेंगे तो ये तो आपको भी सिर्फ ये बताया गया कि इसमें विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है और समस्त पद कैसे बनता है। लेकिन यही समस्त पद आपको पेपर में दिया जाएगा और ये विग्रह आपको लिखना है। नीली है जो गाय, विशेषण विशेष्य। महान है जो आत्मा, महात्मा। भला है जो मानस, भला मानस। महान है जो देव, महादेव। पराई है जो नारी, पर नारी। उत्तम है जो पुरुष, पुरुषोत्तम। ठीक इसी प्रकार आपको उपमेय और उपमान को भी समझना होगा। उसके नेत्र मृग के समान है। इस वाक्य में नेत्रों की उपमा यानी कि तुलना मृग से की गई है। किसके साथ की गई है? मृग से की गई है, ठीक है। तो यहाँ नेत्र जो है वो उपमेय है,
ठीक है। और मृग जो है उपमान है, यानी कि विशेषण है। किसके समान है? मृग के समान। तो ये विशेषता है ना, तो विशेषता को हम क्या बोलते हैं? उपमान बोलते हैं। और विशेष जो है वो नेत्र है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उपमेय कहेंगे। यहाँ देखिए, आपको सबसे शुरुआत में मैंने बताया था कि जो उपमान है वो विशेषण का कार्य करता है और उपमेय जो है वो विशेष्य का कार्य करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा, ठीक है। तो जिस वस्तु व्यक्ति को उपमा दी जाती है उसे उपमेय तथा जिस वस्तु व्यक्ति से दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। विशेषता उपमान हो जाती है और विशेष उपमेय हो जाता है, ठीक है। अब समस्त पद है जैसे घनश्याम, अब इसमें उपमान और उपमेय क्या है? घन और श्याम। घन के समान श्याम, मतलब ये घन के समान है, तो घन क्या है? विशेषता यानी कि उपमान, और उपमेय क्या है? श्याम यानी कि विशेष्य। घन के समान श्याम, घन रूपी श्याम। कमल नयनम, कमल नयनम, कमल क्या है? उपमान है यानी कि विशेषता है, और नयन क्या है? उपमेय यानी कि विशेष्य। कमल के समान नयन, नयन किसके समान है? कमल के समान है, तो कमल क्या है? विशेषता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको विग्रह लिखना है, कमल रूपी नयन, ठीक है। और अन्य उदाहरण भी है इसमें, वो मैं आपको अगले वीडियो में दूँगी। धन्यवाद।